इसके अंदर एक टर्म आती है नार्सिसिज्म की। अगर आप डिफाइन कर सके नार्सिसिज्म को। नार्सिसिस्ट बेसिकली जब हम जिसको कहते हैं ईगोइस्टिक पर्सन, जिसमें अना बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा नॉर्मली मेल्स में ये फीचर होता है, मेल में ट्रेट होती है कि बस जो मैंने कह दिया वो होना चाहिए। नार्सिसिस्ट पर्सन ये होता है कि वो नॉर्मली ये नहीं हम कह सकते बचपन से ही वो डेवलप ऐसे हुआ है। फैमिली एक्सपीरियंसेस उसको नार्सिसिज्म की तरफ लेके जा सकती हैं, उसका कल्चर उसको लेके जा सकता है। मेल्स में ज्यादा है तो फिर आप उसको कैसे ट्रीट करती हैं? क्या फिर कपल्स को यही मशवरा होता है कि वो डिवोर्स कर लें या अलग हो जाएं? एक कंबाइंड थेरेपी भी देखते हैं ताकि फीमेल अपनी नीड को एक्सप्रेस कर सके उसके सामने, और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं मेल को कि उसने उससे डील कैसे करना है। तो उनकी प्रॉपर थेरेपी होती है नार्सिसिस्ट पर्सन की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। इस वक्त मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन किसी को कहो तो वो कहते हैं कि हमें पागल कह रहे हैं। ये किस किस तरह के इश्यूज इस वक्त पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहे हैं? डिप्रेशन बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में, बच्चों में एंजाइटी कॉमन है। इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन मूड स्विंग बहुत सीवियर होते हैं। हम मूड स्विंग्स में होते हैं, हम ठीक है मैनेजेबल होते हैं। मूड स्विंग्स इतने ज्यादा होते हैं जब वो खुश होते हैं। इवन मेरी एक फीमेल पेशेंट थी और वो कहती थी मुझे बताएं मैं सुसाइड कैसे करूं, मुझे तरीके बताएं। तो फिर किस तरह से समझना है कि अगले बंदे को वाकई बाइपोलर डिसऑर्डर है? फर्स्ट थिंग आप नोटिस करते हैं ना, पर्सन की नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। वो 3 से 4 घंटे सो के भी बहुत फ्रेश होता है। उसके अलावा इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है। प्री मैरिज काउंसलिंग भी एक चीज होती है, फिर वो किस तरह से होती है? क्या उसमें आप मेंटल हेल्थ को नहीं डिस्कस कर रहे होते? प्री मैरिज काउंसलिंग होती है बिल्कुल, क्योंकि आप उस टाइम पे जब आपकी शादी होने वाली होती है आप डरे होते हैं कि मैं कैसे लेके चलूंगा, हैंडल कैसे करूंगा। ओवरऑल आपकी इमोशनल, आपकी फिजिकल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा होता है। प्री मैरिटल काउंसलिंग में आपको हर हवाले से गाइड किया जाता है, आपके इमोशनल रिलेशनशिप के हवाले से भी, फिजिकल रिलेशनशिप के हवाले से भी। अगर घर में किसी के साथ किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल उसको अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा, एक घर में इंसान रहता है और जब वो रिएक्ट करने की कोशिश करता है तो उसको आगे से वही वर्ड्स जो हमने पहले कि आप फील बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। अब इस सिचुएशन में क्या जो दूसरे लोग हैं उनको हम मैनिपुलेटर्स ही कहेंगे या नार्सिसिस्ट कहेंगे, या जो विक्टिम है उस वक्त वो उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करे कि आपका जो सर्कल है वो आपको अंडरस्टैंड करे, या आपको फिर मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग होना है इस वक्त? अच्छा, उस टाइम पे ये है कि हम नॉर्मली जब कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं तो बार बार कम्युनिकेट करें। वन टाइम आप कम्युनिकेट करेंगे कोई आपको नहीं अंडरस्टैंड करा, किसी लिमिट पे आके तो आपको अंडरस्टैंड करेंगे ना। कोई आप किसी ऐसे पर्सन से बात करें जो आपकी फैमिली को अच्छी तरह से वो बात कन्वे कर सके। जैसे नॉर्मली होता है पेरेंट्स सुनते हैं बात किसी की फैमिली में, आप ऐसे पर्सन से कन्वे करें, अपने सिबलिंग से कन्वे करें जो आपको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन गैप कम है, उनसे शेयर करें ताकि वो आगे कन्वे कर सके आपकी फीलिंग्स को बेटर वे में। और इसके अंदर एक टर्म आती है नार्सिसिज्म की। अगर आप डिफाइन कर सके नार्सिसिज्म को तो आगे हम इसको लेकर चलते हैं। नार्सिसिस्ट बेसिकली जब हम जिसको कहते हैं ईगोइस्टिक पर्सन, जिसमें अना बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा नॉर्मली मेल्स में ये फीचर होता है, मेल में ट्रेट होती है कि बस जो मैंने कह दिया वो होना चाहिए, जो मैंने कहा है वही सही है। मैंने जो अभी तो खैर फिर भी जनरेशन काफ़ी चेंज हो गई, लेकिन पहले के जो मेल्स थे उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। हमारे जो फादर्स थे पहले, मतलब जितने भी पहले हमारे तकरीबन 2000 से पहले के अगर हम लगा लें तो उनमें बहुत ज़्यादा थी कि बच्चे डरते थे अपने पेरेंट्स से कि उनके सामने बात नहीं करनी, हमने बस उनकी माननी है। तो नार्सिसिज्म बहुत एक गलत चीज़ है। नार्सिसिस्ट पर्सन जो होता है वो अपनी बात के आगे किसी को वैल्यू नहीं देता, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता। अब सामने जो भी है, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, इवन अपने पेरेंट्स को भी वो उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देता। अब नार्सिसिस्ट पर्सन ये होता है कि वो नॉर्मली ये नहीं हम कह सकते बचपन से ही वो डेवलप ऐसे हुआ है। फैमिली एक्सपीरियंसेस उसको नार्सिसिज्म की तरफ लेके जा सकती हैं। उसके अलावा उसका कल्चर उसको लेके जा सकता है, कोई ट्रॉमा उसको लेके जा सकता है नार्सिसिज्म की तरफ। और नार्सिसिस्ट को पहचानने के क्या तरीके होते हैं? नार्सिसिस्ट को पहचानने के तरीके कि आप देखें, जब वो बात करेगा वो कहेगा मेरी बात माने। आपकी बात अगर आप बात कोई शेयर करेंगे भी, कोई बात बताएगी भी, अपना सजेशन देंगे भी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस जो कह दिया हम कहेंगे पत्थर पे लकीर हो गया है। दूसरा, वो रिस्पेक्ट नहीं देगा आपको, बस वो अपनी रिस्पेक्ट की वैल्यू दे करेगा, अपनी चीज़ों की वैल्यू करेगा। आपकी ना कोई वैल्यू है ना कोई आपकी रिस्पेक्ट है, उसका बस एक सर्कल होगा जो उसके अपने गिर्द घूमेगा। बेसिकली इस तरह से आप पहचान सकते हैं एक पर्सन को कि नार्सिसिस्ट है। तो इसकी क्या वजूहात? आपने 2-3 वजूहात डिस्कस की। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, ऑब्वियसली कल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे हमने बात की कि फादर्स जो हैं उनको कल्चर ऐसा बनाता है कि एक आदमी अगर है या मर्द है तो उसकी जो भी बात है सब मानेंगे, अगर उसने कह दिया तो वो भी अपनी बात से फिर नहीं हटता। और एग्जैक्टली मेल डोमिनेट सोसाइटी है तो नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा इस चीज़ से पीक पे जाता है।
तो ये रिलेशनशिप में आप क्या देखती हैं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास बहुत से पेशेंट्स आते हम्म। होंगे, रिलेशनशिप्स में नार्सिसिज्म किस हद तक है? और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि मेल्स में ज़्यादा है, तो फिर आप बहुत। उसको कैसे ट्रीट करती हैं? क्या फिर कपल्स को यही मशवरा होता है कि वो डिवोर्स कर लें या अलग हो जाएं? नहीं, हुँ, उसमें कपल्स अगर हमारे पास आते हैं तो हम उसमें जो मेल है उसको इंडिविजुअल थेरेपी भी देते हैं, हुँ, दूसरा एक कंबाइंड थेरेपी भी देखते हैं ताकि फीमेल अपनी नीड को एक्सप्रेस कर सके उसके हुँ, सामने, और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं मेल को कि हुँ, उसने उससे डील कैसे करना है, क्योंकि नॉर्मली मेल्स क्या करते हैं, उससे डील ही नहीं करते, हाँ, सुनते ही नहीं है फीमेल्स को। हुँ, तो उनकी प्रॉपर थेरेपी होती है, नार्सिसिस्ट पर्सन की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की उनकी हुँ। प्रॉपर थेरेपी तो होती क्या है। फिर वो ठीक हो जाते हैं इसके बाद? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कम्प्लीटली ठीक हम कहते हैं नहीं हो सकते, कभी भी नहीं होते? वो क्योरेबल होते हैं, हुँ, मैनेजेबल होते हैं, लेकिन हुँ, कहीं ना कहीं पे लाइफ में उनके वो पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं रह जाती है। कुछ हद तक हुँ, हम उनको स्टेबल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जैसे उनके हुँ, रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हुँ, हैं, उनकी लाइफ को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं, हुँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रेट रह जाता है। हुँ। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स किस-किस तरह के होते हैं? अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें, हम्म। इस वक़्त मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत। किसी को कहो तो वो कहते हैं कि हमें पागल कह रहे हैं ये। किस-किस तरह के इश्यूज़ इस वक़्त पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर? डिप्रेशन बहुत कॉमन है हुँ, स्टूडेंट्स में, बच्चों में हुँ, एनजाइटी कॉमन है। उसके अलावा हुँ, आजकल तो बहुत सीरियस इश्यूज जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, हुँ, स्किज़ोफ्रेनिया, हुँ। उसके अलावा ड्रग रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अच्छा, बच्चों में। बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एग्जैक्टली अगर बाइपोलर आई गेस यही होता है कि आपकी पर्सनैलिटी 2 तरह की आपकी पर्सनैलिटी दो है। तरह की एक होती है। तरफ आप बहुत खुश हैं और एक तरफ आप बिल्कुल सैड हैं। सैड, तो बिल्कुल। एक्सट्रीमिज़्म आ जाता है। हम्म। तो क्या ये फिर आम जिसको हम मूड स्विंग कहते हैं ये वो होता है या बाइपोलर डिसऑर्डर से बड़ी चीज़ है? अच्छा, इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन मूड स्विंग बहुत सीवियर होते हैं। हुँ, हम मूड स्विंग्स में होते हैं, हम ठीक है मैनेजेबल होते हैं। मूड हुँ, स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं, जब वो खुश होते हैं हुँ, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पैसे वेस्ट कर रहे हैं, हुँ, मूवीज़ देख रहे हैं सारा सारा दिन, अगर कोई बाय कर रहे हैं चीज़ें तो वो बुक्स बाय कर रहे हैं तो बुक्स ही बाय किए जा रहे हैं, हुँ, क्लोथ्स बाय कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। और एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है उनके अंदर, हुँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, अब देखिए, एनर्जी एक पर्सन में ज़्यादा है, वो गलत कामों में भी वो एनर्जी लगा सकता है। हुँ, सेकंड जो इसका फेज़ है, एक बाइपोलर में दो फेज़ होते हैं, एक मैनिक फेज़ होता है जो बहुत हैप्पीनेस वाला, हुँ, सेकंड इसका डिप्रेसिव फेज़ होता है बहुत सैडनेस वाला, हुँ, जिसमें बंदा सुसाइड की तरफ भी जाता है। ओके, इवन मेरी एक फीमेल पेशेंट थी, हुँ, और वो कहती थी मुझे बताएं मैं सुसाइड कैसे करूं, मुझे तरीके बताएं। वो हुँ, बाइपोलर के डिप्रेसिव फेज़ में थी, और जब वो मैनिक फेज़ में थी वो इतनी खुश थी, हुँ, आउटिंग्स करना, फिरना, हुँ, पैसे लगाना, शॉपिंग्स करना। हुँ, अब आप देखिए पर्सन की टोटली शिफ्ट हो जाती है उसकी हुँ। इंटरेस्ट, उसकी पर्सनैलिटी। और ये कितने टाइम के बाद आप एक हैप्पीनेस के फेज़ में हैं, खुशी के फेज़ में हैं और कितने टाइम बाद आप गमी के फेज़ में जाते हैं? ये इनको डिफ़रेंस का क्या कितना डिफ़रेंस होता है इसमें? अच्छा, ये डिपेंड करता है, मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो मेनिया के फेज़ में ज़्यादा होते हैं। मेनिया उस मतलब खुशी का फेज़ या? खुशी का फेज़, उसके बाद कुछ अरसे बाद आप सडन डिप्रेसिव फेज़ में चले जाते हैं। हुँ, वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपको केयर कैसी मिल रही है, हुँ, तो उसमें फिर मेरी मतलब डिपेंड करता है, थोड़ा सा हुँ। तो ये वेरी करता टाइम है, टू टाइम बदलता रहता है। बदलता तो रहता है। बाइपोलर को समझने का क्या तरीका है? एक आम इंसान बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप समझ सकती हैं। हम्म। एक आम इंसान मेरे जैसा इंसान शायद किसी के साथ बैठे तो ना समझ ना सके। समझ तो सके। हमें उस वक़्त फिर किस तरह से समझना है कि अगले बंदे को वाक़ई बाइपोलर डिसऑर्डर है? अच्छा, उसमें जो फर्स्ट थिंग आप नोटिस हुँ, करते हैं ना, पर्सन की नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। ओके। वो 3 से 4 घंटे सो के भी बहुत फ्रेश होता है। हुँ, उसके अलावा इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है। गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है। हुँ, उसके अलावा बहुत खुश लग रहा है आपको, पैसे बहुत खर्च करना शुरू हो गया है। हुँ, 1-1 लाख आप एक दिन में खर्च कर रहे हैं, हुँ, नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। हुँ, ठीक है, उसके अलावा ये कि आपके गोल्स, बगैर मकसद के आपने गोल्स बना लिए हैं। सम टाइम रिलीजियस गोल्स बना लेते हैं, सारा दिन नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सारे काम छोड़ दिए, बस नमाज़ पढ़ रहे हैं। ओके। ठीक है, गोल्स आपने बिजनेस हुँ, गोल्स बना लिए हैं, आपने बिजनेस मल्टीपल बिजनेस आपके माइंड में आ रहे हुँ, हैं, मल्टीपल आइडियाज़ आ रहे हुँ, हैं, आपको नहीं पता इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं, इस चक्कर में आप बहुत नुकसान कर लेते हैं हुँ। अपना। यानी कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो पूरी तरह पीछे पड़ जाते हैं एग्जैक्टली, और गोल फिर उस डायरेक्टेड आदत को एक्टिविटी आप छोड़ते अपनी भी नहीं। स्टार्ट कर देते हैं, नहीं पता गोल ठीक है हुँ, गलत है, कुछ जो माइंड में सोच लिया बस वो पूरा करना है। तो फिर वो आदत छूटती भी है? जैसे आपने कहा ना कि अगर कोई इंसान रिलीजियस हो गया, नमाज़ें पढ़ता है तो हम्म। इतने अच्छे से पढ़ता है कि वो सारी कोई भी नमाज़ नहीं कज़ा करता, इवन वो तहज्जुद की तरफ भी आ जाता है। तो कितना अरसा फिर वो इस चीज़ को कैरी करते हैं? अच्छा, ये जब आप हुँ, मेडिसिन लेते हैं, थेरेपी लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ सही नहीं है, हुँ, ओवर मतलब हर चीज़ गलत है, हुँ, तब आप बेहतरी की तरफ, हम कहते हैं कि कोई हुँ, 2 to 3 वीक्स बाद पेशेंट ज़रा समझना शुरू हो हुँ, जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो इस चीज़ को नहीं हुँ, समझ रहा होता, उसको आइडिया हुँ, भी नहीं होता।
तो उसके बाद 1 मंथ के बाद काफ़ी हद तक वो रिकवरी के फेज़ में आता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट की तरफ आ गए हैं, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट की तरफ आते ही नहीं है, डर से, खौफ से, मतलब शर्म से नहीं आते कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। हाँ, कि पता नहीं मुझे कौन सा डिसऑर्डर है। जैसे आपने कहा कि वो गोल बना लेते हैं बगैर किसी मकसद के। अब एक गोल एक बाइपोलर डिसऑर्डर के आदमी ने बना लिया कि मैंने फॉर इंस्टेंस मैंने दौड़ना है तो मैंने इतना दौड़ना है कि मैंने हर दिन जो है अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं करना। वो कब तक इस गोल पे अटका रहेगा? क्योंकि फिर गोल पे चेंज भी तो हो जाता होगा ना, तो कब तक वो फिर पूरी उसके साथ अपनी एफर्ट उस पर लगा रहा है? उस पर लगाता रहेगा वो, एक गोल की तरफ एफर्ट्स उसकी शिफ्ट नहीं होती फ़ौरन, बहुत टाइम बाद शिफ्ट होती हैं, और मोस्टली वो अगले एपिसोड में आके शिफ्ट होती है। जैसे आपको एक एपिसोड आया, ये एपिसोड आपका होता है कोई 4 to 7 डे का आपका एपिसोड होता है, तो वो एक एपिसोड में आपका नॉर्मली सेम ही गोल्स चल रहे होते हैं। ये एपिसोड्स आपको आते हैं जब सीजन्स चेंज होते हैं, कुछ स्ट्रेस की वजह से आपको एपिसोड आ सकता है बाइपोलर का, कुछ प्रॉब्लम आपकी फैमिली में हुआ है, कोई आपने मेडिसिन ऐसी खा ली है। जैसे एक रिसर्च में देख रही थी, स्टीरॉइड्स जो खाते हैं नॉर्मल हैं, वो बाइपोलर को ट्रिगर करता है। तो वो जब नेक्स्ट एपिसोड आता है तो आपके नई तरह के गोल्स होते हैं, नई तरह की थॉट्स होती हैं, आइडियाज बहुत आ रहे होते हैं माइंड में, फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं चीज़ें, तो इससे पता लग जाता है कि अगला बंदा बाइपोलर डिसऑर्डर। और ये नहीं होता एपिसोड आपको, मतलब 3 मंथ्स भी कोई एपिसोड नहीं आएगा, 1 ईयर भी कोई एपिसोड नहीं आएगा, सडन आपको एपिसोड आ जाएगा, ऐसा भी होता है बाइपोलर में। और क्या वो ट्रिगर आपने कहा कि मेडिसिन से होता है, क्या वो कोई और ऐसी चीज़ भी होती है जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई ऐसी याद है, कोई ऐसी एक चीज़ से इंसान गुजरा है, अगर वो दोबारा से आई है तो फिर वो फिर भी ट्रिगर हो जाता है? होता है, उसमें ये भी होता है कि आपकी अगर रूटीन डिस्टर्ब हुई है, नींद आपने कोई फर्स्ट करे फंक्शन है, कोई डेथ हो गई है, आपने प्रॉपरली स्लीप नहीं ली, रूटीन नहीं ठीक ली, तो वो भी कहीं ना कहीं बाइपोलर के आप सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, बाइपोलर को ट्रिगर कर सकता है। और बहुत दिन तक अगर आपकी रूटीन डिस्टर्ब रही है तो मैंने बहुत लोगों में देखा है कि बाइपोलर ट्रिगर हो जाता है। ओके। और इसको ट्रीटमेंट साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना एक ही ट्रीटमेंट होता है, या कोई इंसान अपनी मेंटल हेल्थ को वैसे भी बेहतर कर सकता है? बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है, आपके केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, तो उसमें मेडिसिन बहुत ज़रूरी है जो साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करते हैं, और थेरेपी, क्योंकि इसकी आपको अवेयरनेस नहीं होती। अब साइकोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि आपके साथ ये इश्यूज़ हैं, ये इसके रिस्क फैक्टर हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से आपने लाइफ को मैनेज लेके चलना है बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ। ठीक है। आजकल बहुत से ड्रामे बन रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसके अंदर हमें ये भी बताया जा रहा है कि अच्छा नार्सिसिज्म क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, और मैनिपुलेटिव हस्बैंड्स वाइफ्स किस तरह की होती हैं। पहले इसकी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं क्योंकि थी। अभी अवेयरनेस बहुत आगे, सोशल मीडिया पे आपने देखा मल्टीपल वीडियोस होती हैं, डिप्रेशन से निकलने की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताते हैं, एंजाइटी के बारे में बताते हैं, तो बहुत अवेयरनेस आ गई है। यूजुअली ये जो खावंद और बीवी का रिलेशनशिप होता है, बहुत से जो मेंटल इश्यूज हैं या जो ड्रामों में दिखाए जाते हैं, वो इस रिलेशनशिप के ही गिर्द घूम रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि अवाम में थोड़ी सी अवेयरनेस इस बात की आई है कि वो बिफोर मैरिज किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और वो जाके थेरेपी लें? क्या ये ज़रूरी है कि अगर आपने किसी इंसान से शादी करनी है तो आप ये पता लगाएं कि इसको मेंटल हेल्थ के क्या इश्यूज़ हैं, इसकी चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या हैं? क्या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है बिफोर मैरिज? अच्छा, अभी पाकिस्तान में तो इतनी अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं आई कि आप आएँ साइकोलॉजिस्ट के पास, लेकिन ये मैं लाजमी सजेस्ट करती हूँ कि शादी के जो अर्ली ईयर्स हैं, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइम आप साइकोलॉजिस्ट के पास लाजमी आएँ, क्योंकि उस टाइम में आपको मल्टीपल आप इशू से गुजर रहे होते हैं। एक फैमिली प्रेशर भी होता है, जो फीमेल आपके घर आई आपने उसको भी एडजस्ट करना है, उसके साथ भी डील करना है, फीमेल भी बहुत सारे प्रेशर से गुजर रही होती है। तो उस टाइम पे आपको अगर लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा, तब आप थेरेपिस्ट के पास आएँ, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा डिवोर्स केसेस भी बढ़ गए इसी वजह से कि लोग नहीं ठीक करते, उसको ख़त्म करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो प्री मैरिज काउंसलिंग भी एक चीज़ होती है, वो फिर वो किस तरह से होती है? क्या उसमें आप मेंटल हेल्थ को नहीं डिस्कस कर रहे होते? प्री मैरिज काउंसलिंग होती है बिल्कुल, क्योंकि आप उस टाइम पे जब आपकी शादी होने वाली होती है, आप डरे होते हैं कि मैं कैसे लेके चलूँगा, हैंडल कैसे करूँगा, ओवरऑल आपकी इमोशनल, आपकी फ़िज़िकल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा होता है। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में आपको हर हवाले से गाइड किया जाता है, आपके इमोशनल रिलेशनशिप के हवाले से भी, फ़िज़िकल रिलेशनशिप के हवाले से भी, हर चीज़ उसको गाइड की जाती है, ताकि जब शादी हो तो आप मेंटली प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए।